भले हम पर कोई दायित्व न हो, हम समाज के अंदर एक ऐसे वातावरण की निर्मित कर सकते हैं क्या? हम समाज के अंदर एक ऐसा वायुमंडल बना सकते हैं क्या जो वायुमंडल देश को महान बनाने की दिशा में हो, जो वायुमंडल युवाओं को प्रेरित करता हो, जो वायुमंडल देश की समस्याओं का निरसन करने के लिए काम करे? इस प्रकार का वायुमंडल का निर्मित तो हम कर ही सकते हैं। और संकल्प लेने का वर्ष है, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि हमारी पार्टी की स्थापना ही महान भारत की रचना के लिए हुई है। हम सत्ता के लिए राजनीति में आए हुए लोग नहीं, हम विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं और हमारी विचारधारा महान भारत की रचना की विचारधारा है। ये संकल्प लेने का वर्ष है। अगर 130 करोड़ लोग इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर एक छोटा छोटा संकल्प ले तो इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में आ सकता है। संकल्प भले व्यक्तिगत हो, एक छोटा सा 10 साल का बच्चा कह देगा कि मैं जीवन में कभी ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ूंगा, और पूरा जीवन अगर वो नियम नहीं तोड़ता है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। एक छोटी सी 3-4 साल की बच्ची अगर संकल्प ले लेती है कि मेरे जीवन में मैं भोजन की थाली में जूठा अन्न नहीं छोड़ूंगी, अन्न का बिगाड़ मैं नहीं करूंगी, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आ सकता है। अगर हम तय करते हैं कि मेरे रूम से बाहर जाने से पहले लाइट, पंखे और एसी की स्विच हम बंद कर देंगे, तो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन है। महान काम करने की जरूरत है, आपके भाग्य में होगा तो आप भी करिएगा, मगर छोटे छोटे काम हम सब कर सकते हैं और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर 130 करोड़ लोग इस प्रकार का संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ संकल्प का संपुट मां भारती को महान बनाने से रोक ही नहीं सकता। विश्व में हमारा उचित स्थान हमें मिलना ही मिलना तय हो जाएगा। आप कल्पना करिए, 130 करोड़ लोग एक ही दिशा में एक एक कदम बढ़ाते हैं तो 130 करोड़ कदम देश आगे बढ़ता है। जरूरत है एक दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प करने की। और मित्रों, इसलिए ये जो वर्ष है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त देशवासियों के लिए, मगर हमारे लिए विशेष रूप से देश के लिए संकल्प करने का वर्ष है। और सेल्यूलर जेल, मैं तो जब भी वहां जाता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को जब इतनी यातनाएं दी होगी, क्या सोचकर सहन करे होंगे। कई ऐसे लोग थे जो जमींदार कुटुंबों से आते थे। बंगाल का सूची मैंने देखा, कई जमींदारों का नाम, कोई बहुत बड़े स्कॉलर्स का नाम अंदर था। कई बड़े धनपतियों के बेटे यहां जेल में रहे और कोल्हू में बैल की जगह बंद कर तेल निकालने का काम किया, कोड़े खाए, पारावार यातनाएं सहन करी, और सामने घनघोर अंधेरा था। एक ऐसी सत्ता के सामने वो लड़ रहे थे जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। मालूम नहीं उन्होंने अपने जीवन में आजादी को देखा या नहीं देखा, कई लोग नहीं देख पाए होंगे, मगर जब हम सोचते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो लड़ाई वो न लड़ते तो आज हम स्वतंत्र भारत में हवा नहीं, श्वास नहीं ले सकते थे। इस भारत की स्वतंत्रता ऐसे अज्ञात करोड़ों स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान, तपश्चर्या और उनके समर्पण के कारण ही मिली। और ये वर्ष है उनके सपनों का भारत बनाने का, और मोदी जी ने अभियान आगे बढ़ाया है। मैं आज अंडमान निकोबार के सभी साथियों को अपील करने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव का जो वर्ष है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को भारत माता को पुनर्समर्पित करें और पूरा जीवन भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ये संकल्प लेने का वर्ष आज हमारे लिए है, दिन आज हमारे लिए है। यही अंडमान निकोबार की भूमि पर सुभाष बाबू
आजाद भारत का सबसे पहला तिरंगा फहराए थे। भले आजादी अल्पजीवी निकली, मगर आजादी के लड़ने वालों में वो महान योद्धा ने देश के एक भूभाग को आजादी दिलाने का काम किया था। बहुत बड़ा कठिन सफर उन्होंने तय किया था। सबमरीन के अंदर और कार में 35,000 किलोमीटर का सफर तय कर ये आदमी ने उस युद्ध के अंदर आजाद भारत को आजाद कराने का प्रयास किया था। आप कल्पना करिए, कहां कलकत्ता है, कहां बर्लिन है, बीच में अफगानिस्तान आता है, रसिया आता है। ये सब घूम घाम कर अंग्रेजों से नजर बचाते बचाते बर्लिन पहुंचे और आजाद हिंद भारत की स्थापना की। सिंगापुर पहुंचकर वहां सरकार बनाने का काम किया। वो महान व्यक्तित्व, वो आजादी का महान सेनानी भी इस भूमि पर खड़ा होकर बोला था कि मेरे जीवन में मैंने आजाद भारत का तिरंगा फहराते देख लिया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये वो भूमि, अंडमान निकोबार वो भूमि। और जब भी मैं यहां आता हूं, अफसर भी बोल जाते हैं, लोग भी बोल जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाता हूं तब भी अफसर भी बोल जाते हैं, लोग भी बोल जाते हैं। यहां बोलते हैं आइलैंड और मेनलैंड, और नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड। मैं अंडमान निकोबार वाले को, सभी भाइयों बहनों को, जनता को भी कहना चाहता हूं, यही मेनलैंड है, ये कोई आइलैंड नहीं। ये भारत का दबकता हुआ हृदय है, यही मेनलैंड है, ये भारत का हिस्सा है। जितना मैं जिस गुजरात से आता हूं, इतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा मेरा यह अंडमान और निकोबार है। मैं भी इसको अपने साथ जोड़ता हूं, क्योंकि स्वतंत्रता का सबसे बड़ा संग्राम और देश भर से स्वतंत्र सेनानी जो लड़ते थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी तपस्या यही यज्ञ वेदी के अंदर आहुति देकर करी थी। इससे बड़ा कोई स्थान हो नहीं सकता। इसलिए हम सब ने मन में से मेनलैंड कंसेप्ट ही निकाल दीजिए, ये अंडमान निकोबार ही हमारा मेनलैंड है, और इसको मानकर हमने आगे करना चाहिए। मित्रों, यहां पर मोदी जी ने ढेर सारे काम किए, मैं गिनाऊं तो बहुत लंबा समय जाएगा। जल जीवन मिशन में 66,000 परिवार को शुद्ध पीने का पानी दिया है। स्वनिधि ये छोटे से राज्य क्षेत्र में 100% पहुंची है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड यह 100% इंप्लीमेंट हो चुका है। आज ही मैं 29 स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण कर आया। इसको मिलाकर 129 स्वास्थ्य सेहत केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। अब कहीं पर भी एक भी नया स्वास्थ्य केंद्र बनाने की जरूरत नहीं है। कैरोसिन मुक्त हमारा अंडमान निकोबार हो गया है। हर घर में गैस पहुंचा दिया गया है। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। शहरी क्षेत्र में भी हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम हो गया है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 11,500 लोगों को 5 लाख तक की सुविधा का सारा फायदा पहुंचाने की शुरुआत हो गई। और कोरोना के अंदर भी यहां पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, मैं कई बार कांग्रेस के नेताओं को सुनता हूं, तब मुझे सवाल आता है कि किस विश्वास से बोलते हैं, किस मिट्टी के बने हुए हैं। इतनी जोर से और निर्लज्जता से कोई झूठ कैसे बोल सकता है। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों कि भाई 60 साल तक आपने शासन किया, देश में 4 पीढ़ी शासन किया, मुझे बताओ तो अंडमान के हर घर में आप शौचालय पहुंचा पाए थे क्या? हर घर में बिजली पहुंचा पाए थे क्या? गरीब व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड पहुंचा पाए थे क्या? इतने सारे आरोग्य केंद्र बना पाए थे क्या? मित्रों, ढेर सारे काम जो हर व्यक्ति की चिंता करते, हर व्यक्ति को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने का मौका देते हैं, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप कल्पना करिए, घर के अंदर गैस नहीं है और माता
धुएं वाले घर में रहती है, लकड़ियां जलाकर, टहनियां जलाकर, कंडे जलाकर खाना पकाती है, उसकी स्वास्थ्य का क्या होगा? आंख की ज्योति चली जाती है, फेफड़ों में धुआं जाकर वो फाइब्रोसिस से कसमय ही मृत्यु का वरण करती है। हर घर में गैस देकर मोदी जी ने 13 करोड़ माताओं को कसमय मौत से शरण में जाने से बचाने का काम किया। 10 करोड़ शौचालय बनाकर एक 15-16 साल की बच्ची खुले में शौच क्रिया करने जाएगी, कितनी शर्म आएगी उसको। वो रात पड़ने की राह देखती थी बेचारी, आज वो भी हम सब की तरह शर्म से मुक्त होकर, निश्चिंत होकर अपने घर में बने हुए शौचालय का उपयोग कर सकती है। वो सारी बच्चियों को शर्म से बचाने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों, चुनावी मौसम है, इसलिए देश के कई नेता तिलक भी लगा रहे हैं और ब्राह्मणों से बात भी कर रहे हैं, मंदिरों के चक्कर भी लगाते हैं और अपने आप को जनेऊधारी पंडित बताने से भी गुरेज नहीं करते। पर इस नकाब के पीछे की कहानी कुछ और ही है और उसकी सच्ची तस्वीरें आप राजस्थान में देख सकते हैं, जहां कांग्रेस की ही सरकार है। एक तरफ तो दीदी भैया यूपी में तिलक लगाए घूम रहे हैं, तो दूसरी तरफ गहलोत सरकार ने जो काम किया उस पर हिंदू संगठन का गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने महामारी का हवाला देते हुए आरएसएस को दशहरे के मौके पर पथ संचलन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ये फैसला जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने लिया और इस पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है। ऐसे में अब बड़े बड़े आयोजनों की जगह कम संख्या में विजयदशमी का उत्सव मनाया जाएगा। शाखाओं में 200 से भी कम लोगों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि जयपुर महानगर में 4 भाग और 29 नगर हैं। नगर की योजना के आधार पर शाम को 31 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आरएसएस की स्थापना होने के बाद से ही विजयदशमी पर संघ शस्त्र पूजन और पथ संचलन करता आ रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं मिलने के बाद अब ये छोटे स्तर पर ही नजर आएगा। और इस फैसले का विरोध करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने सरकार को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जयपुर में पिछले दिनों कई प्रदर्शन हुए, उसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। ऐसे उदाहरण देकर भाजपा ने पूछा कि क्या उन मौकों पर महामारी की गाइडलाइंस की धज्जियां नहीं उड़ाई गई थीं? बीजेपी नेता ने ये भी कहा कि करीब 1 साल पहले जयपुर में ही पहली लहर के दौरान सीएए को लेकर प्रदर्शन हुए थे। विजयदशमी को देश में विजय दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार का अनुमति देने से इनकार करना उनकी राजनीतिक सोच को दिखाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले इसी साल अप्रैल में धौलपुर में बीजेपी विधायक सुखराम खोली ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की थी। इसके बाद अखंड रामायण का पाठ कराया गया, जिसमें 500 से अधिक भक्त शामिल हुए थे और इस बात को लेकर सीएम गहलोत ने एक बैठक में वहां के डीएम और एसपी की क्लास लगा दी थी। लेकिन जैसलमेर में सरहद का सुल्तान गाजी फकीर के जनाजे में जब भीड़ उमड़ी तो इन्हीं सीएम साहब के प्रशासन आंखें बंद कर चुकी थी। इसलिए राजनीतिक चश्मे से सिर्फ हरा ही हरा देखने वाली सरकार का ये फरमान कोई नया नहीं है, इसलिए फर्क समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे आपको बता दें कि गाजी फकीर के बेटे मोहम्मद सालेह राजस्थान सरकार में वक्फ और अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।